हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल हमारा यही कोर्स ही आपके लिए इनफ रहने वाला है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल तक के लिए। और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर 1 दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कहाँ पर मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाई कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। वेयर वर द 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स हेल्ड? 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, ढाका, बांग्लादेश। बात करें हम 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स की, जो कि ढाका बांग्लादेश में हुई है। भारत ने यहाँ 10 मेडल्स जीते हैं और मेडल टेबल को टॉप किया है। 6 गोल्ड मेडल्स हैं, 3 सिल्वर मेडल्स हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिविजुअल गोल्ड्स की बात करें तो अंकिता भाकट ने जीता है विमेंस रिकर्व में, धीरज बोमदेवरा ने जीता है मेंस रिकर्व में। 2025 का जो ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स रही है, ये 24th एडिशन था इस टूर्नामेंट का और भारत मोस्ट सक्सेसफुल नेशन रहा है इस टूर्नामेंट में। Which state police force became the first in India to achieve a 100% response rate in cyber fraud calls? कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो गोवा पुलिस फर्स्ट स्टेट पुलिस फोर्स है हमारे देश में जिसने 100% रेस्पॉन्स रेट अचीव किया है साइबर फ्रॉड कॉल्स में, यानी कि जो साइबर फ्रॉड कॉल्स आते हैं उस पर रिस्पॉन्स जरूर देते हैं ये लोग। और जो साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर्स हैं, इनमें 5,000 से ज़्यादा कॉल्स रिसीव हुई हैं, 581 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं और सक्सेसफुली इनको रिस्पॉन्ड किया गया है 100% एक्सेसिबिलिटी के साथ। अच्छा, आप राइट साइड में देख रहे हैं जो SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसका रिव्यू एक एस्पिरेंट ने दिया है, नाम तो नहीं मालूम मुझे, पर इन्होंने रिव्यू दिया है, इनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और अच्छा कर सकते थे ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, तो दिखाने का मकसद आपको यही रहता है, इस तरह के रिव्यू आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि आप अपना जो 20 से 25 मिनट लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं डेली। ठीक है, मैं इतने टोल क्लेम तो नहीं करता कि 100% एग्ज़ाम में जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। ठीक है, पर इतना ज़रूर आता है कि मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाता है, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इतना मटेरियल दे दूँ भर भर के, ठीक है, जैसे ऐसे होते हैं ना, इस तरह का मटेरियल दे दूँ और वो पूरा का पेपर पेपर भिड़ जाए, मैं आपको दिखा दूँ प्रूफ के साथ कि देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ से आए, लेकिन आप उन्हें पढ़ ही ना पाएँ, आपके पास चाहे 1 साल के लिए मैं वो मटेरियल दे दूँ तब भी आप पढ़ ना पाएँ। ठीक है, मेरा मकसद रहता है जो करंट अफेयर्स हैं उनको काफ़ी सिंपल बनाना आप लोगों के लिए, ताकि आप उन्हें ईजी लैंग्वेज में पढ़ सकें और जितना पढ़ा है उसे रिटेन कर सकें और एग्जाम में कर सकें। कई एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं आज भी जो PU हैं, वही मैसेज करते हैं GK में बहुत वीक थे। ठीक है, वो किस लिए GK में अच्छा कर पाए? क्योंकि हमारे चैनल पर जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें जनरल अवेयरनेस काफ़ी ईजी लगी, करंट अफेयर्स की लैंग्वेज काफ़ी ईजी लगी, जिस तरह से हम हाईलाइट करते हैं। तो यही कारण है कि आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से मत बाकी कि मुझे 50 में 50 करने हैं, 40 में 40 करने हैं। आप इतना देखिए मुझे मोर देन इनफ करना है, ताकि मैं सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो चुकूँ आगे। Who has been conferred the Chevalier of the Order of Arts and Letters this year by France? इस वर्ष फ्रांस द्वारा किसे शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी है तोता तरानी। फ्रेंच गवर्नमेंट का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है शेवलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इस साल जाने माने आर्ट डायरेक्टर तोता तरानी को दिया गया है। इससे पहले शिवाजी गणेशन, सिंगर बारामुरली कृष्णन, कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन, काल्की कोचलिन, इन्हें भी यह ऑनर मिल चुका है। इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। मल्लिका श्रीनिवासन इज द चेयरपर्सन ऑफ विच अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी। मल्लिका श्रीनिवासन किस शीर्ष सरकारी निकाय के अध्यक्ष हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मल्लिका श्रीनिवासन है इनका कार्यकाल विस्तार कर दिया है। दूसरी बार इन्हें 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। ये चेयरपर्सन है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है PSUs है उनमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनको सिलेक्ट करती है, उनको इंटरव्यूज लेती है, ठीक है, उनका नाम रिकमेंड करती है। और 19 नवंबर 2025 से इनका जो एक्सटेंशन है ये लागू हो चुका है और इस पद पर ये 18 नवंबर 2026 तक रहेंगी। Cavalier Reddy Kunchula from Andhra Pradesh has been selected as an astronaut candidate for which program? आंध्र प्रदेश की कैवलियर रेड्डी कुंचला किस कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्पेस क्लास एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम ऑफ टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज। तो 17 साल की हैं कावेलिया रेड्डी कुंचला। ये निदादावुल ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्हें एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है स्पेस क्लास 25-29 एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम ऑफ टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज, जो कि एक फ्लोरिडा बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स को ये डेवलप कर रही है, इस पर कार्य कर रही है, जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी भेजेगी है। The program involves rigorous training designed to prepare candidates for a future space mission, including simulations, spacecraft system trainings, and zero gravity experiences. Which platform has partnered with the India AI mission to launch the UAI for All program? किस प्लेटफॉर्म ने UAI for All कार्यक्रम शुरू करने के लिए इंडिया AI मिशन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंटेलीपाथ। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को भारत भर में और विस्तार करने के लिए इंटेलीपाथ, जो कि वन ऑफ इंडियाज लीडिंग AI पावर्ड लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप किया है इंडिया AI मिशन के साथ, जो कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और ये दोनों मिलकर UAI फॉर ऑल प्रोग्राम को रोल आउट करेंगे पूरे देश भर में, ताकि AI लिटरेट भारत को मनाया जा सके, खासकर के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर इन विच स्कूल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल में अपनी तरह के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार और उस्मायन केंद्र का उद्घाटन किया। राइट आंसर ऑप्शन सी है DPS आरकेपुरम। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है DPS आरकेपुरम में, टू इंटीग्रेट AI क्लाउड कंप्यूटिंग अप्लाइड रिसर्च इनटू स्कूल एजुकेशन। तो इसको इन्होंने सॉफ्टवेयर फर्म VVDN टेक्नोलॉजीज एंड गूगल क्लाउड के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये सेंटर एक शेयर्ड इनोवेशन रिसोर्सेज के तौर पर कार्य करेगा, नेबरिंग एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए AI टूल्स प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप फैसिलिटीज। Which DRDO laboratory created the Man Portal autonomous underwater vehicles for naval mine countermeasure missions? DRDO की किस प्रयोगशाला ने नौसैनिक माइन काउंटरमेजर मिशनों के लिए मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का निर्माण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली मैन पोर्टल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की नई जनरेशन डेवलप की है माइन काउंटरमेजर मिशंस के लिए। इसको क्रिएट किया गया है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम के द्वारा। मल्टीपल कॉम्पैक्ट AUV इक्विप्ड विथ साइड स्कैन सोनार एंड अंडर वाटर कैमराज इसमें लगाए गए हैं। वेयर वॉज एशिया लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और पहली एलिवेटेड मेट्रो सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। तो मंडाले डिपो फॉर मुंबई मेट्रो लाइन 2B, जो कि DN नगर को मंडाले से कनेक्ट करता है, इसे इनोग्रेट किया गया है और ये एशिया की लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको बनाया गया है 30.45 हेक्टेयर्स में, और यहाँ पर 72 मेट्रो ट्रेन एक साथ अकोमोडेट कर सकता है, यानी कि जैसे पार्किंग की सुविधा होती है ना, इसी तरह से खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर।
व्हाट इज इंडियाज एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज इन 2026 अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। भारत कौशल रिपोर्ट के साथ 2026 में भारत का रोजगार प्रतिशत कितना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 56.35%। तो भारत की जो एम्प्लॉयबिलिटी है ये 56.35% हो चुकी है 2026 में, 54.81% थी लास्ट ईयर। तो हम एआई एडॉप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। 13th एडिशन था ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 का, जिसे रिलीज किया गया एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। 1 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का डेटा इसमें लिया गया है और 1000 एम्प्लॉयर्स का। वर्ल्ड का अगर 16% ऑफ वर्ल्ड एआई टैलेंट भारत में है, ठीक है, और ये 1.25 मिलियन प्रोफेशनल्स इस तरह से पहुंच जाएंगे 2027 तक जो कि एआई ट्रेन है। और 90% of employees across sector uses generative AI tools, while 70% of IT and 50% of banking, financial services, and insurance organization have adopted AI-based recruitment systems. अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी में महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, वुमेन 54%, मैन 51.5%, खास करके BFSI एजुकेशन हेल्थ केयर में। कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा AI स्किल्ड है 80%, फिर IT इंजीनियर्स, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी मैट्रिक्स काफ़ी अधिक है। गिग हायरिंग बढ़ी है 38% तक, ठीक है। जितने भी जॉब्स हैं उनमें 16% गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स मैंने आपको कई बार पहले ही बताया है। 92.8% ऑफ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप की खोज में है। हैंड्स ऑन एक्सपोजर स्पेशली हाई इन कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। कंपनीज 40% मोर पीपल नेक्स्ट ईयर हायर करेगी, ऐसे इसमें बताया गया है। IT सेक्टर लीड कर रहा है फ्रेश हायरिंग में 35% के साथ, फिर BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, FMCG। स्ट्रीम्स एंड वोकेशनल पाथवेज की अगर हम बात करें तो कॉमर्स ग्रेजुएट में एम्प्लॉयबिलिटी 62.81% है, साइंस में 61% है, आर्ट्स में 55.55% है, ITI में 55.95% है, पॉलिटेक्निक में 32.92% है। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है फातिमा बॉस। मैक्सिको की फातिमा बॉस ये मिस यूनिवर्स 2025 बनी है और इन्हें क्राउन पहनाया लास्ट ईयर की विनर विक्टोरिया जेरथिलविक द्वारा, जो कि डेनमार्क की हैं। मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया इस इवेंट में और टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाई। भारत ने लास्ट टाइम मिस यूनिवर्स 2021 में जीता था, जब हरनाथ संधू विनर बनी थी। और पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने 1994 में, फिर लारा दत्त ने जीता साल 2000 में। मिस यूनिवर्स 2025 की बात करें तो 74th एडिशन था इस इवेंट का और थाईलैंड में हुआ है। मिस यूनिवर्स 2026 75th एडिशन होने वाला है, यानी कि सिल्वर जुबली एडिशन होगा और ये पोर्टो रिको में होगा नेक्स्ट ईयर। हु वॉन द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मिशेल बैचेलेट। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 ये प्रेजेंट किया गया है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा। किसे। मिशेल बैचेलेट को, जो कि फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं चिले की और फॉर्मर चीफ भी रही हैं UN ह्यूमन राइट्स की। इनको इंटरनेशनल जूरी द्वारा सिलेक्ट किया गया इनका नाम, जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर मेनन द्वारा की गई, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया 1985 में और इसमें 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज या फिर 25 लाख रुपीज दिए जाते हैं। अजय वॉरियर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया UK जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25, तो ये 8th एडिशन था इस एक्सरसाइज का और महाजन फील्ड फायरिंग रेंजर्स राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये समापन हुआ इसका। भारत की ओर से सिख रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बायनिली होता है, 2 साल में एक बार होता है, 2011 से ही होता आ रहा है भारत और ब्रिटिश आर्मीज के बीच में। Which organization received the CIMU Set Award during the 27th ICOM General Conference in Dubai?
दुबई में 27वें ICUM महासम्मेलन के दौरान किस संगठन को CIMU सेट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स इसे CIMU सेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी जो क्लाइमेट चेंज गैलरी है ऑन द एज, इसके लिए जो साइंस सिटी कोलकाता में है, ये अवार्ड अनाउंस किया गया है 27th ICUM जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि दुबई में हुई है। साइंस सिटी कोलकाता यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट परमानेंट गैलरी बनाई है, जो कि जो अर्जेंट रियलिटीज हैं क्लाइमेट चेंज की, उसे संबोधित करती है। Who has been appointed as a celebrity advocate by UNICEF India? यूनिसेफ इंडिया द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ इंडिया ने जानी मानी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर कीर्ति सुरेश को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। और इस रोल में जो कीर्ति हैं, ये जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट की जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, उसके लिए आवाज़ उठाएंगी, उस चीज़ को प्रमोट करेंगी, ताकि लोग आगे बढ़कर इस इशू से अवेयर हो सकें। Which startup developed India's first indigenous high precision diode laser? किस स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी उच्च परिशुद्धता डायोड लेजर विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रेनिस प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियस हाई प्रिसीजन एंड कॉम्पैक्ट डायोड लेजर है, और इसे बनाया गया है IIT दिल्ली का स्टार्टअप है प्रेनिस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। एक हाई परफॉर्मेंस प्रिसीजन इंजीनियर लेजर है, क्वांटम रिसर्च, हायर एजुकेशन, एडवांस साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इसको बनाया गया है। वेयर वॉज द थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है साओ पोल। दिनेश भाटिया जो कि एम्बेसडर इंडिया की ब्राजील में, इन्होंने थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है। इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर और कोनायूर साओ पोलो द्वारा, साओ पोलो ब्राजील में। इसका थीम रहा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबॉडी एंड एवरी बीइंग। Who was presented the Academy Honorary Award at the 16th Governors Awards? 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में अकादमी मानद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है टॉम क्रूज। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज, इन्हें एकेडमी ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे ऑनररी ऑस्कर भी बोलते हैं। कहाँ पर? 16 गवर्नर्स अवार्ड में, जो कि कैलिफोर्निया में हुए हैं। What is the projected real GDP growth of India for the second quarter, July to September, according to State Bank of India (SBI)? भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.5%। तो भारत की जो जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है सेकंड क्वार्टर में, जुलाई सितंबर क्वार्टर में, ये 7.5% या इससे ज़्यादा रहेगी, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, क्योंकि कंजम्पशन में बूस्ट देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी रेट कट हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ा है, ऐसा इन्होंने कहा है। हालांकि जो आरबीआई इसने क्वार्टर सेकंड के लिए अपनी ग्रोथ रेट 7.7% बताई हुई है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स लुमेर एंड नोवा? किस बैंक ने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लुमेर एंड नोवा लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने 2 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, लुमेर एंड नोवा। ठीक है, जो हाई नेटवर्थ और एफ्लुएंट कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, जो कि लग्जरी फोकस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहते हैं। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। हु विल बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन अगस्त 2026? अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है रोजर फेडरर। स्विस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा अगस्त 2026 में। क्राइटेरिया होता है, अगर हॉल ऑफ फेम में शामिल होना चाहते हैं तो जो प्लेयर है उसे 5 साल हो चुके हों रिटायर हुए हुए, और एक एमिनेंट ग्रुप होता है जिसमें टेनिस मीडिया, हिस्टोरियंस और इंडस्ट्री लीडर्स, हॉल ऑफ फेम मेंबर्स, फैंस होते हैं। तो 75% वोट उनके आपको मिलने चाहिए। हॉल ऑफ फेम मतलब जो पुराने पूर्व प्लेयर होते हैं उनका एक ग्रुप है ना, उन्हें एक सम्मान होता है कि आप हॉल ऑफ फेम में, यानी कि आप इस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाले एक महान खिलाड़ी रहे हैं। फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, 103 कैरियर टाइटल्स जीते हैं 2022 में।
इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था और नंबर 1 रैंकिंग पर रहे 237 वीक तक, 2004 से 2008 तक। When is the वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 21 नवंबर। वर्ल्ड फिशरीज डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड फिशरीज डे का थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। 1997 की बात है जब 18 कंट्रीज से जो डेलीगेट्स हैं वो न्यू दिल्ली में आए, उन्होंने वर्ल्ड फिशरीज फोरम की स्थापना की, तभी से वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। आपको बता दें भारत पूरे विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश और एक्वाकल्चर का। अच्छा, भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? एक तो है रियल क्राफ्ट, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज करके डेवलप किया गया है, और जो भी फिशिंग वेसल्स हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है, फिशिंग लाइसेंस यहाँ पर मिलता है। दूसरा है नभमित्र, अ फ्रेंड इन द स्काई, ये भी एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो स्मॉल फिशिंग वेसल्स होते हैं जो भारत के कोस्टल वाटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका ट्रैकिंग सिस्टम है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना यूनियन बजट 2018 द्वारा की गई। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 20th G20 समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में 20th G20 लीडर्स समिट में पार्टिसिपेट किया है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा द्वारा इस इवेंट को होस्ट किया गया। पहली बार है जब G20 समिट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ है। इस समिट का मोटो या फिर थीम रहा सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट जो G20 होगा यानी कि 21st एडिशन जो होगा G20 का अगले साल होगा 2026 में दिसंबर में, यूनाइटेड स्टेट्स इसको होस्ट करेगा डोरल में। What theme has been chosen for काशी तमिल संगमम 4.0? काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए क्या विषय चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लर्न तमिल, तमिल करकलम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 4th एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है काशी तमिल संगमम का 4.0 है, ये 4th एडिशन है। तो एक तरह का जो डीप सिविलाइजेशन लिंक है तमिलनाडु और काशी के बीच में, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो सिविलाइजेशनल, कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड पीपल टू पीपल लिंकेज है दोनों ही रीजन के बीच में, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो काशी तमिल संगम 4.0 है उसका थीम है लर्न तमिल, तमिल करकलम। इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है आईआईटी मद्रास और बीएचयू वाराणसी के द्वारा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन रेलवेज, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको होस्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी अर्लियर लेबर लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द 4 लेबर कोड्स? 4 श्रम संहिताओं द्वारा कितने पुराने श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 29। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया है कि जितने भी ये जो 4 लेबर कोड्स हैं, जैसे कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इनको नोटिफाई किया गया है। और ये 29 जो प्रीवियस लॉज हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये 1930-1950 से ही अस्तित्व में है। सब तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे पर कुछ देख लेते हैं क्या क्या मेन चेंजेस आए हैं। देयर वॉज नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड हेल्थ चेकअप। पहले कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना कि जो एम्प्लॉयर है, जो काम दे रहा है, वो हेल्थ चेकअप कराए अपने कर्मियों का, लेकिन अब एम्प्लॉयर को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा सभी वर्कर का जो 40 या उससे ऊपर की एज के है। पहले महिलाएं नाइट शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकती थी, रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए अगर वो इच्छुक हैं तो नाइट में भी कार्य कर सकती हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकती है। ESIC coverage was limited to notified areas and specific industries with establishment having fewer than 10 employees generally excluded. अब ESIC कवरेज ये पैन इंडिया कर दिया गया है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनमें 10 से कम एम्प्लॉई हैं उनके लिए वॉलेंट्री कर दिया गया है, और मैंडेटरी कर दिया गया है जिनके लिए इवन 1 एम्प्लॉय इंगेज इन हैजार्डस प्रोसेसेस। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सब बेनिफिट मिलेंगे इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग लीव, मेडिकल एंड सोशल सिक्योरिटी। जो ग्रेचुइटी है
उसको भी 5 साल से घटाकर 1 साल ही कर दिया गया है ग्रेजुटी एलिजिबिलिटी। Aggregators must contribute 1 to 2% of annual turnover, capped at 5% of the amount paid to gig and platform workers. Where was the 6th International Agronomy Congress held? छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल गैदरिंग है एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा न्यू दिल्ली में हुई है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के द्वारा। 3 दिन का इवेंट रहा है। ICAR, IARI और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस साल का थीम रहा री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है, स्थापना 1955 में हुई थी। What is the name of the advanced surgical eye camp organized at Command Hospital, Northern Command JNK, कमांड अस्पताल उत्तरी कमान, जम्मू और कश्मीर में आयोजित उन्नत सर्जिकल नेत्र शिविर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन दृष्टि। तो देखिए, एक एडवांस सर्जिकल आई कैंप लगाया गया है, ओप दृष्टि इसको बोला गया है, कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड उधमपुर द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में 2000 से ज़्यादा लोगों की आई सर्जरीज की गई है, कैटरेक्ट या फिर ग्लोकोमा, रेटिनल एलिमेंट, ठीक है। Which organization signed an MOU focused on empowering women entrepreneurs in public procurement? सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित समझौता ज्ञापन पर किन संगठनों ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड UN विमेन। ऑप्शन बी है राइट आंसर ना, ऑप्शन बी, ये गलती से सी लिख दिया है, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड UN विमेन। The Government E-Marketplace, Ministry of Commerce Industry, Government of India and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, जिसे UN Women शॉर्ट में बोलते हैं, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि जो women entrepreneurs हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, उन्हें भी देश का जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम है उसमें इंगेज किया जाए। The MOU focuses on promoting gender responsive procurement by encouraging increased sourcing from women-led businesses, thereby expanding market access for women entrepreneurship under GM Women Initiative। GM के CEO मेहर कुमार हैं। The third joint working group meeting on alternative medicine was held between India and which country? वैकल्पिक चिकित्सा पर तीसरी संयुक्त कार्य समूह बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है जर्मनी। थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये मिनिस्ट्री ऑफ आइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जर्मनी के बीच में हुई है, बर्लिन में, ठीक है। 3 पिलर्स पर यह आधारित रही, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू पब्लिक हेल्थ सिस्टम, establishing reimbursement pathways for patient access, or strengthening regulatory approval mechanism. What was the value of the index of 8 core industries in October 2025? अक्टूबर 2025 में 8 कोर उद्योग के सूचकांक का मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी 162.4। तो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज अक्टूबर 2025 में अनचेंज रहा 162.4। अगर हम इसको कंपेयर करें अक्टूबर 2024 से तो अनचेंज्ड है। जो फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है अक्टूबर 2025 में। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40.27% इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का रहता है। फाइनल ग्रोथ रेट अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का सितंबर 2025 के लिए, पहले प्रोविजनल आते हैं उसके बाद फिर फाइनल डेटा आता है, तो 3.3% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है उसमें। विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस सरल SIMS, किस मंत्रालय ने सरल SIMS की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन है सी है, एंड राइट आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है सरल स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, सरल सिम्स। तो जो भी इंपोर्ट होता है स्मॉल कंसाइनमेंट आयरन एंड स्टील आइटम का, उसका प्रोसेस आसान बना दिया, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान बना दिया गया है। जो एलिजिबल इंपोर्टर्स हैं वो सिंगल एनुअल रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस पोर्टल के जरिए। इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स मर्केंटाइज प्लस सर्विसेज ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर रोज बाय व्हाट परसेंटेज? अप्रैल अक्टूबर के दौरान भारत का कुल निर्यात माल प्लस सेवाएं कितने प्रतिशत बढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4.8%। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज भी हैं वो 4.8% बढ़ा है और $491.8 बिलियन हो चुका है अप्रैल से अक्टूबर के पीरियड में।
मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, ये मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट जो है ये 0.62% ग्रो किया है और इम्पोर्ट्स 6.37% ग्रो किया है। कंट्री का जो मर्चेंटाइज ट्रेड डिफिसिट है ये भी 41.68 बिलियन US डॉलर तक बढ़ा है अक्टूबर में। बाकी आप ये आंकड़े देख लीजिएगा, केवल इतना आपको जानना है। Collins Aerospace has opened a new $100 million Collins India Operation Center in which city? Collins Aerospace ने किस शहर में $100 मिलियन का एक नया Collins India Operation Center खोला है? राइट आंसर ऑप्शन भी है बेंगलुरु। तो Collins Aerospace जो कि एक सब्सिडरी है RTX कॉर्पोरेशन की, इन्होंने $100 मिलियन का एक Collins India Operation Center ओपन किया है बेंगलुरु में, ताकि एडवांस्ड एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकें। आरटीएक्स लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, हेडक्वार्टर्स का वर्जीनिया में। वेयर वाज द फर्स्ट जेनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड? पहला जेनजी थीम वाला डाकघर कहाँ खोला गया है? राइट आंसर ऑप्शन है आईटी दिल्ली। तो इंडिया पोस्ट इन्होंने फर्स्ट जेनजी थीम्ड रिवैम्प पोस्ट ऑफिस ओपन किया है आईटी दिल्ली में। जेनजी मतलब वाईफाई इनेबल्ड जोन है, ग्राफिटी है, क्रिएटिव आर्ट वर्क है, आईटी फाइन आर्ट सोसाइटी द्वारा स्मार्ट सर्विसेज हैं इसमें, ठीक है, और क्यूआर बेस्ड पार्सल बुकिंग्स हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट है। तो इस तरह के 46 जो एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑफिस हैं उनको जेनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। Telecommunication Engineering Center signed an MOU with which institution for joint studies, research and technical contributions in advanced technologies? दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी योगदान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है IIIT दिल्ली। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर इन्होंने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसे IIIT दिल्ली कहते हैं, इसके साथ कोलैबोरेट किया है किस लिए? जॉइंट स्टडीज, रिसर्च एंड टेक्निकल कंट्रीब्यूशन के लिए, जो एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज है उनके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द गजलोक इनिशिएटिव? किस संगठन ने गजलोक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंटैच। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इन्होंने गजलोक एलिफेंट लैंड्स ऑन देयर कल्चर सिंबोलिज्म इन एशिया इसे लॉन्च किया है। ये एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें डॉक्यूमेंटिंग और एक्सप्लोरिंग की जा रही है एशियन एलिफेंट का जो ट्रांसनेशनल कनेक्शन है। कई सारे एकेडमिशियन, कल्चर एक्सपर्ट, कंजर्वेटरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह का एग्जीबिशन है गजलोक। विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द कोर्ट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट? निम्नलिखित में किसने कोर्ट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, माफ कीजिएगा, इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्राप्त किए हैं अपने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्ट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट पर, ठीक है। इस डिजाइन को इन्होंने कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क कोलकाता में यहाँ पर रजिस्टर किया है। अब इस तरह के यानी कि चोर बाजार में इस तरह के प्रिंट वाले ड्रेस मिल रही है, ठीक है, तो बिल्कुल इलीगल होगा क्योंकि इन्होंने इसका पेटेंट अब साइन करा लिया है, रजिस्टर करा लिया है। कोई भी अनऑथराइज इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को नहीं कर सकता या फिर कमर्शियल यूज में इसको यूज नहीं कर सकता है इस डिजाइन को। इंडियन आर्मी डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेलिब्रेट कर रहा है 2023 से 2032 के बीच में। अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन अ लार्ज स्केल मॉक ड्रिल टाइटल्ड विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत विष्णु संरक्षण प्रतिरोध अभ्यास विषाणु संरक्षण प्रतिरोध अभ्यास नामक एक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल किस राज्य में आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। हिंदी में विषाणु का विष्णु लिख कर आ गया। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत एक लार्ज स्केल मॉक ड्रिल जिसका टाइटल रहा विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास, इसको खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और इसका मकसद था जो इंडिया का पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है उसको मजबूत करना, खास करके जूनोटिक डिजीज जो एनिमल द्वारा फैलती है उनको कंट्रोल करना। नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम द्वारा इसको किया गया है इस मॉक ड्रिल को। Who is serving as the chairperson of the international jury at 56th International Film Festival of India in Goa? गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा।
तो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये 20 से 28 नवंबर के बीच पणजी गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की शुरुआत डायस्टोपियन ड्रामा फिल्म द ब्लू ट्रेल, जिसे डायरेक्ट किया है गैब्रियल मैस्करो ने, इस फिल्म के द्वारा की गई है। और जो क्लोजिंग फिल्म रहेगी वो अ यूजफुल घोस्ट रहेगी। इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ये इंटरनेशनल जूरी के चेयरपर्सन है इस फेस्टिवल में। जापान को कंट्री ऑफ फोकस नियुक्त किया गया इस फेस्टिवल के लिए, और स्पेन पार्टनर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री है। डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज किया करता था, लेकिन मार्च 2022 में इसे फिर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मर्ज कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, NFDC के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। Which organization collaborated with नीति आयोग to prepare a report on water budgeting in aspirational blocks? किस संगठन ने नीति आयोग के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग पर एक रिपोर्ट तैयार की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जिस इंडिया। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका टाइटल है वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल द्वारा, और नीति आयोग ने रिपोर्ट गिस इंडिया के साथ मिलकर तैयार की है। तो इसमें बताया गया है कि जो 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं और 8 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं हमारे देश के 11 स्टेट्स में, तो वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी को हम किस तरह से सुनिश्चित कर पाएं। Which organization under नीति आयोग formalized a strategic partnership with CFA Institute India Private Limited? नीति आयोग के अंतर्गत किस संगठन ने CFA Institute of India Private Limited के साथ रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और इसके जो एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, एथिकल डिसीजन मेकिंग है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है भारत भर में, तो उससे संबंधित ये MOU रहा है। इसके जरिए जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हैं, उनको भी सब्सटेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज विच पार्टिकुलरली अफेक्ट्स इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन? सिकल सेल रोग जो विशेष रूप से भारत की जनजातीय आबादी को प्रभावित करती है, के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिरसा 101। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी जो कि सिकल सेल डिजीज के लिए है, इसको लॉन्च किया है। सिकल सेल डिजीज खासकर जो इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करती है, और इस थेरेपी का नाम है बिरसा 101। भगवान बिरसा मुंडा को डेडिकेटेड है, जिनकी 150th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल, और इसको डेवलप किया गया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये। सिकल सेल की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स का, एक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी है ये, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप बिगड़ जाती है, सिकल जैसी हो जाती है, क्रिसेंट शेप हो जाती है। तो जो हमारे जीन हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। वेयर वॉज द 64th एनुअल इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 64वां वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने 64th एनुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में। इसे इग्नोर किया गया एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के द्वारा। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का इनोवेशंस इन एरोस्पेस मेडिसिन, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगर हम बात करें इस इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इकलौती रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो भारत में एरोस्पेस मेडिसिन प्रैक्टिस और नॉलेज को प्रमोट करती है। Which organization signed an MOU with the Andhra Pradesh government for the Amravati Quantum Valley Initiative? अमरावती क्वांटम वैली पहल के लिए किस संगठन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, CDOT। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो जो ये पार्टनरशिप हुई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और CDOT के जरिए, तो इसके जरिए जो CDOT है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को
सेटअप करेगा आंध्र प्रदेश में, इस क्वांटम वैली में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 280। 16th फाइनेंस कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा आर्टिकल 280 के तहत। और ये रिपोर्ट ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी है। इसमें और मेंबर जो है वो एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, टी रविशंकर, सौम्यकांति घोष ये रहे। और सेक्रेटरी जो इस 16th फाइनेंस कमीशन के थे वो थे ऋत्विक पांडे। ठीक है, और इसमें एक 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक के लिए ये जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है वो लागू की जाएंगी। तो किस तरह से जो टैक्स है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक है, और किस तरह से स्टेट्स को ग्रांट इन एड्स दिया जाए, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव से संबंधित हो, ये सब इसमें बताया जाता है। मतलब राज्य को उसका हक कैसे दे। वेयर वॉज द 32nd नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड? 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फरीदाबाद। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32nd मीटिंग की अध्यक्षता की है। जोनल काउंसिल्स एडवाइजरी बॉडीज हैं जिन्हें स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बनाया गया है ताकि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, और जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, सोशल प्लानिंग है, इकोनॉमिक इशू है, इन्हें सॉल्व किया जा सके। तो 5 मेन जोनल काउंसिल है, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, है ना। इसमें अलग अलग राज्य होते हैं, नदर्न में अलग राज्य हैं, सेंट्रल में अलग राज्य हैं। और जब भी मीटिंग होती है जोनल काउंसिल की तो यूनियन होम मिनिस्टर्स की अध्यक्षता करते हैं। इसके अतिरिक्त एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था 1971 में। इसमें आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम है। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं इन्हें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साइंड एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट टेक समाधान विकसित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में न्यू दिल्ली में। और इस मौके पर जो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, चेयरमैन है DRDO के, ये भी मौजूद रहे हैं। तो जो ये MOU है ये किससे संबंधित है? जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक लेवल फॉर एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट एंड वैलिडेशन ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक प्लान, चिप डिजाइन, हार्डवेयर सिक्योरिटी एंड होमोफोबिक, तो इनके बीच में दोनों ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, DRDO और गतिशक्ति विश्वविद्यालय। Which cricketer became the first to score international centuries against all 12 test playing nations across formats? कौन सा क्रिकेटर सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, शाई होप। तो वेस्ट इंडीज कैप्टन है शाई होप, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हैं सभी 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट। और ये 12वां नेशन कौन बना? न्यूजीलैंड। इनसे पहले राहुल द्रविड़ के पास ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 10 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के अगेंस्ट लगाया था। एक और स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे। चंडीगढ़ की 17 साल की फ्रीस्टाइल स्केटिंग प्रोडिगी हैं जानवी जिंदल। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन बनी है जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। इसी मंथ इन्होंने 6 नए टाइटल्स हासिल किए हैं और केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम 19 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमारे देश में सेकंड हाईएस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जानवी जिंदल। With which countries did Narendra Modi announce a new trilateral initiative on technology and innovation at the G20 summit? G20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक नई त्रिपक्षीय पहल की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन्होंने एक नया ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप।
ताकि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनरी ये मौजूद रहे। G20 समिट जोहान्सबर्ग में ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क साइन किया गया। Which state government announced the launch of KEO, an AI ready personal computer? किस राज्य सरकार ने AI ready personal computer KEO के लॉन्च की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने KEO जो कि एक AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर है इसको लॉन्च कर दिया है। कर्नाटक में इसको असेंबली की गई है, डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। KEO का मतलब है नॉलेज ड्रिवन, इकोनॉमिकल एंड ओपन सोर्स। तो अफोर्डेबल प्राइस पर ये मिल रहा है कंप्यूटर। Which company received integrated authorization from RBI to operate as a multi-mode payment aggregator? किस कंपनी को मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से एकीकृत प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है पेयू। पेयू ने इंटीग्रेटेड ऑथराइजेशन प्राप्त किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ताकि ये मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सके ऑनलाइन ऑफलाइन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। और ये अप्रूवल आरबीआई ने दी है इसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। मास्टर कैपिटल सर्विसेज जो कि सब्सिडरी है मास्टर ट्रस्ट की, इसे भी सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से, माफ कीजिएगा सेबी से, कि ये म्यूचुअल फंड सर्विस दे सकती है। पे ग्लोकल इसे भी आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड के तौर पर कार्य कर सकती है। व्हाट टाइप ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट इज कोलोनॉक्स? कोलोनॉक्स किस प्रकार का चिकित्सा उत्पाद है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया इन्होंने कोलोनॉक्स जो कि एक एडवांस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग है डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए, इसे लॉन्च किया है। साथ ही बार्क B1401 जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडियसली डेवलप्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, इसे भी लॉन्च किया है। तो कोलोनॉक्स एक इनोवेटिव फर्स्ट इन इंडिया नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग कोलेजन हाइड्रोजल ड्रेसिंग है डायबिटिक फूड अल्सर्स के लिए, इसको डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा। कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसको कमर्शलाइज किया जाएगा। फेरोकार्बोनेटेड बार्क B1401 ये इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है मेजर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। इसको भी बार्क के नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च द्वारा बनाया गया है। Which public sector bank signed an MOU with SIDBI for credit access to MSMEs and startups across India? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारत भर में एमएसएमई और स्टार्टअप्स तक ऋण पहुंच के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि जो एमएसएमईज हैं और स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में उनके लिए क्रेडिट फ्लो हो सके अच्छे से, वर्किंग कैपिटल एक्सेस उनको प्राप्त हो सके, फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिल सके। सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद हैं। Which private equity firm divested a 1.86% stake in 197 Communications? किस निजी इक्विटी फर्म ने 197 कम्युनिकेशंस में 1.86% हिस्सेदारी बेच दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है SAIF पार्टनर्स। तो SAIF पार्टनर्स ने 1.86% स्टेक अपने डाइवेस्ट कर दी है 197 कम्युनिकेशंस में जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, 1556 करोड़ रुपए में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत। What is the word of the year 2025 according to Cambridge Dictionary? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2025 का शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है, देखिए जैसे हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं बुक में, फिल्म में, टीवी सीरीज में, है ना, कोई फेमस पर्सन है उसके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही कुछ जिंदगी ऐसी चल रही है, तो उसे बोलते हैं पैरासोशल। विच टीम वॉन द विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत ने चाइनीज ताइपेई को 35-28 से फाइनल में हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल जीत लिया है। ये टूर्नामेंट ढाका बांग्लादेश में हुआ है और ये भारतीय विमेंस कबड्डी टीम का दूसरा वर्ल्ड कप विन है। इससे पहले 2012 में जीत चुके थे जब पटना बिहार में होस्ट हुआ था, इनॉग्रेल एडिशन था तब। संजू देवी ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं इस विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की।
विच कंट्री वॉन द डेविस कप टाइटल विद 2-0 विक्ट्री ओवर स्पेन? किस देश ने स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ डेविस कप खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है इटली। तो इटली ने अपना चौथा डेविस कप टाइटल जीत लिया है स्पेन पर 2-0 से जीत के साथ, और इनकी ये थर्ड स्ट्रेट चैंपियनशिप है अपने होम सोइल पर। इटली फर्स्ट टीम है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जिसने 3 कॉन्सेक्यूटिव डेविस कप टाइटल जीते हैं। डेविस कप आपको बता दें एक इंटरनेशनल टीम इवेंट है, मेंस टेनिस में खेला जाता है, यानी कि केवल पुरुष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसी का इक्विवेलेंट डेविस कप का इक्विवेलेंट होता है बिली जीन किंग कप। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसमें महिलाएं खेलती हैं। विच टीम वॉन द फर्स्ट एवर वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? किस टीम ने पहली बार आयोजित दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया, इन्होंने फर्स्ट एवर विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, जो ब्लाइंड लोगों के लिए दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए जो T20 वर्ल्ड कप है ये पहली बार हुआ है, और इन्होंने जीत लिया है। कहाँ हुआ? कोलंबो श्रीलंका में, और फाइनल में इन्होंने नेपाल को हराया है 7 विकेट से। भारत अनबीटन रहा है पूरे टूर्नामेंट में, एक भी बार भारत ने हार नहीं चुकी। एक और इवेंट देखेंगे, पाकिस्तान शाहीन्स, इन्होंने बांग्लादेश ए को हराकर राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है, जो कि दोहा कतर में हुआ है। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है लक्ष्य सेन। बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं, भारतीय शटलर लक्ष्य सेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है सिडनी में। फाइनल में इन्होंने यूशी तनाका को हराया है, जापान के हैं ये। एक और न्यूज देख लेते हैं स्पोर्ट्स संबंधित। स्क्वैश में अगर हम बात करें तो भारत की प्लेयर अनाहत सिंह, इन्होंने ज्योत्सना चिनप्पा को हराकर विमेंस टाइटल जीत लिया है इंडियन ओपन में, इंदौर में हुआ ये। भारतीय बॉक्सर ने 20 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में, जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ है। क्यूरेको ये कैरिबियन आइलैंड है, और ये अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया है। Which country finished as the most successful nation at the 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स? 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश सबसे सफल राष्ट्र रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो मेडल टैली आप देख सकते हैं, पहले पर भारत है, फिर साउथ कोरिया है, फिर चाइनीज ताइपी है। 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स ये 24th एडिशन था इस टूर्नामेंट का, ढाका बांग्लादेश में हुआ है। भारत मोस्ट सक्सेसफुल नेशन रहा है इस टूर्नामेंट का। भारत ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 10 मेडल्स जीते हैं। भारत के गोल्ड विनर्स की बात करें तो इनके नाम याद रखिएगा, धीराज मोहम्मद देवरा, अतनु दास, यशदीप भोग एंड राहुल पवारिया, इन्होंने टीम इवेंट में जीता। ज्योति सुरेखा ने इंडिविजुअल जीता, फिर से दीपशिखा, प्रीतिका प्रदीप एंड ज्योति सुरेखा ने टीम इवेंट में जीता, फिर दीपशिखा एंड अभिषेक वर्मा ने जीता है। सरयू वेलपुला बिकेम इंडियाज 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो सरयू वेलपुला ये वरंगल तेलंगाना से आती है, इंडिया की 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। इन्होंने हाल ही में सर्बिया में अपना जो फाइनल 9 महीने अचीव करना था ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, वो अचीव किया। ग्रैंड मास्टर एक चेस प्लेयर को एक टाइटल दिया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा, ठीक है, और ये हाईएस्ट टाइटल है वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद, जिसमें 2500 येलो रेटिंग आपको प्राप्त करनी होती है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इस पद पर ये जस्टिस BR गवई, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है 23 नवंबर को, इन्हें सक्सीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और आपको बता दें जो जस्टिस कांत है, ये 30 अक्टूबर को अपॉइंट किया गया था इन्हें, इनका नाम ऐलान किया गया था, और लगभग 15 महीनों का इनका कार्यकाल रहेगा, 9 फरवरी 2027 तक, जब ये 65 साल के हो जाएंगे। Which brand has been ranked as India's most valuable brand in the Kantar Brands 2025 list? कंटार ब्रांड्स 2025 सूची में किस ब्रांड को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक।
बात कर रहे हैं हम कंधार ब्रांड्स 2025 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स टॉप 100 लिस्ट। HDFC बैंक इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है और पिछले बार का जो विनर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से पीछे छोड़ दिया HDFC बैंक ने। जो टोटल वैल्यू है टॉप 100 इंडियन ब्रांड्स की वो 523.510 मिलियन US डॉलर पहुंच चुकी है, यानी कि ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। HDFC बैंक के बाद TCS है, फिर एयरटेल, इन्फोसिस, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो, HCL टेक, LIC, ये टॉप 10 के हैं। अच्छा, 9 टाटा ब्रांड्स इसमें इस लिस्ट में फीचर किए हैं टॉप 100 में, जैसे TCS है, तनिष्क है, वेस्ट साइड है, ताज है, कैरेटलेन है, जूडियो है, टाटा मोटर्स है, टाटा लेक्सी है, टाटा टी है। अच्छा, ये इसलिए मैं लिखा मैंने क्योंकि एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लेते हैं कि ये किसका ब्रांड है। जूडियो तो पता ही होगा आपको, वेस्ट साइड भी पता ही होगा, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तनिष्क कईयों को नहीं पता होता। जोमेटो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है लगातार दूसरे साल इस लिस्ट में। हालांकि इसकी रैंक 21वीं है लेकिन फास्टेस्ट है। What is the global theme for the International Day for the Elimination of Violence Against Women this year? इस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निर्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वैश्विक विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, इसका थीम रहा यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। भारत ने क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल शुरू की है, उनको देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में कब कहाँ से पूछा जाए पता नहीं चलता, कि पूछ लेते हैं ना कोई स्कीम या फिर कोई पोर्टल जो पहले जो लॉन्च किया हो, तो जल्दी से देख लेते हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन याद होना चाहिए आपको, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इनेक्ट किया था। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013 है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना चाहिए कि एक इंटरनल कमेटी वर्क प्लेस में होगी जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनकी कंप्लेंट अगर कोई तो उसको कंप्लेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा, एक शी बॉक्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो भी महिलाओं की कंप्लेंट है, ठीक है, वो सी बॉक्स पोर्टल पर अपनी कर सकती हैं, रिपोर्ट कर सकती हैं, ट्रैक कर सकती हैं केसेस। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वन स्टॉप सेंटर स्कीम भी चलाता है, 2015 से ही पूछ रहे थे वन स्टॉप सेंटर किस संबंधित है। इस तरह से मिनिस्ट्री स्वदेश गृह स्कीम भी चलाती है, ठीक है, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में जो महिलाओं की नीड होती हैं, जैसे होमलेस हो गई, फैमिली डिस्कॉर्ड, क्राइम, वायलेंस, मेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, ठीक है, तो उसको भी देखती है ये मिनिस्ट्री। नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन भी है 181। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन दशक की अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2026 to 2035। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, और आपको बता दें यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टिकट ये 2026 से 2035 तक चलेगा। Who has become the only Indian origin woman to be honored with a commemorative postage stamp by France? फ्रांस द्वारा स्मारक डाक टिकट से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला कौन बन गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नूर इनायत खान। तो नूर इनायत खान जो कि 18th सेंचुरी मैसूर टीपू सुल्तान की प्रेसिडेंट है, ये इकलौती इंडियन ओरिजिन विमेन बनी है जिन्हें कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प से सम्मानित किया गया है फ्रांस द्वारा। जो इनका रोल रहा है फ्रेंच रेजिस्टेंस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, और ये अंडरकवर ब्रिटिश एजेंट के तौर पर इन्होंने कार्य किया। तो फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इस स्टाम्प से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाजी जर्मनी के अगेंस्ट फाइट की इन्होंने, ठीक है, और भी कई लोग दिया, उनमें से एक ये भी है इंडियन ओरिजिन विमेन। She went on to become the first female radio operator infiltrated into occupied France in June 2043। और इनको कैप्चर कर लिया गया था नाजी फोर्सेस के द्वारा, दकाउ कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर किया गया, इन्हें बुरी तरह एग्जीक्यूट कर दिया गया 1944 में, केवल 30 साल की थी। Sentinel-6B is a joint mission of NASA, NOAA, ESA, EUMETSAT and European Commission। Sentinel-6B NASA, NOAA, ESA और ESA, EUMETSAT और यूरोपियन कमीशन का एक संयुक्त मिशन है। क्यों चर्चा में रहा? Sentinel-6B ये एक ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है वंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस सेंट्रल कैलिफोर्निया से, और जो ग्लोबल सी लेवल मॉनिटरिंग है उसको ही बताएगा, मतलब लेवल बढ़ रहा है सी या घट रहा है, उससे संबंधित जानकारी देगा। ये एक एडवांस ओशन एल्टीमेट्री सैटेलाइट है, ग्लोबल सी सरफेस हाइट, वेव्स, विड्थ्स,
क्लाइमेट ड्रिवन चेंजेस जो ओशन में होते हैं उससे संबंधित जानकारी देगा। ये जॉइंट मिशन है इन सभी एजेंसियों का और इसको स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। DigiArrivo इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? DigiArrivo किस भारतीय राज्य में शुरू की गई एक पहल है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। DigiArrivo एक नई डिजिटल एंड स्टेम लर्निंग इनिशिएटिव है, सैमसंग द्वारा बैक्ड है, तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। 10 गवर्नमेंट स्कूल्स को पहले कवर किया जाएगा। इस जो भी स्टेम से संबंधित इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से संबंधित इन्हें लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सिटी और क्यू सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला क्वांटम सिटी या क्यू सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम सिटी या फिर क्यू सिटी ये बेंगलुरु टेक समिट 2025 के दौरान इसका जो प्लान है वो अनवील किया गया है। इसको हेरसकटा में 6 एकड़ में इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर एडवांस रिसर्च लैबोरेटरीज, क्वांटम हार्डवेयर पार्क, क्रायोजेनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज, क्वांटम क्लाउड क्लस्टर्स, डीप टेक स्टार्टअप जोन ये सभी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। Who has been appointed as a whole-time member of SEBI? सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है संदीप प्रधान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर संदीप प्रधान को होल टाइम मेंबर नियुक्त किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 3 साल की अवधि के लिए। इस पोजीशन पर ये अश्विन भाटिया को रिप्लेस कर रहे हैं। Which country approved supply of FGM-148 Javelin anti-tank missile systems and M982A1 Excalibur precision guided artillery projectiles worth an estimated USD 93 million to India? किस देश ने भारत को अनुमानित 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 एक्सकैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल की आपूर्ति को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स 2 मेजर मिलिट्री सेल्स भारत को करने वाला है। एक तो है FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और दूसरी है M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स। टोटल कीमत रहने वाली 93 मिलियन US डॉलर की। अलग अलग वैल्यू भी आप देख सकते हैं इनकी। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन विच ईयर? बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है 2012। तो धर्मेंद्र केवल कृष्णन देओल, जिन्हें धर्मेंद्र हम कहते हैं, इंडियन एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, पॉलिटिशियन भी थे। हिंदी फिल्म में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। ही मैन ऑफ बॉलीवुड इन्हें बोला जाता है। 89 की एज में इनका निधन हो गया है। 1960 में इन्होंने डेब्यू किया बॉलीवुड में दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में पद्म भूषण सम्मानित किया। ये मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीकानेर राजस्थान से 2004 से 2009 के बीच में। विच कंट्री टॉप द कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है स्वीडन। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स इसको सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है। एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, वॉशिंगटन DC बेस्ड और लंदन बेस्ड। तो ये कंट्रीज की ओवरऑल कमिटमेंट दिखता है डेवलपमेंट से संबंधित, मतलब विकास के प्रति कितने कमिटमेंट हैं, और इस तरह के 8 पॉलिसी कंपोनेंट्स पर परखता है देशों को। डेवलपमेंट फाइनेंस, एक्सचेंज पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन एंड ट्रेड, ग्लोबल पब्लिक गुड्स इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी। इस बार की जो रैंकिंग टॉप की है कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसने टॉप किया है वो है स्वीडन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, जर्मनी दूसरे नंबर पर है, नॉर्वे तीसरे नंबर पर है, फिनलैंड चौथे नंबर पर है और यूनाइटेड किंगडम माफ कीजिएगा 5वें नंबर पर है। भारत की रैंक 36 है ओवरऑल। अगर हम अलग अलग कैटेगरीज में देखें तो इन्वायरमेंट कैटेगरी में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है, 8th पोजीशन है भारत की इन्वायरमेंट कैटेगरी में। यहाँ पर काफ़ी वेरी लो एमिशंस पर कैपिटा बताया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 23rd। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 रिपोर्ट की, जो कि हाल ही में पब्लिश की गई है। और इस इंडेक्स में जो टॉप रैंक कंट्री है वो डेनमार्क है और डेनमार्क चौथे नंबर पर है।
ये जो रिपोर्ट है इसको जॉइंटली पब्लिश किया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। डेनमार्क के बाद फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर मोरक्को है 5वें और 6ठे नंबर पर क्रमशः। यूपी जो ये यूएन COP30 क्लाइमेट समिट हुई है हाल ही में, तो वहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है और जो टॉप के 3 प्लेसेस हैं वो खाली हैं। कोई भी कंट्री इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है कि वो टॉप 3 में आए। यहाँ देखिए आप, देख रहे हैं आप, डेनमार्क चौथे नंबर पर है, यहीं से शुरू है, ऊपर के 3 वैकेंट हैं क्योंकि कोई इतना स्कोर ही नहीं कर पाया टॉप 3 में आने के लिए। सऊदी अरब 67 पोजीशन पर है और यही सबसे नीचे है इंडेक्स में, इससे एक पायदान ऊपर ईरान है। चाइना 54 पर है, यूनाइटेड स्टेट्स 65 पर है। दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर्स हैं। भारत 13 स्थान नीचे लुढ़का है, पहले इसकी रैंक 10वीं थी प्रीवियस रैंकिंग, और अब 23rd पर पहुंच चुका है ये। विच सिटी हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी फॉर द 11th consecutive ईयर? किस शहर को लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर माना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, लंदन। लंदन वर्ल्ड की बेस्ट सिटी है लगातार 11वें साल, ऐसा रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने कहा है। इप्सोस के साथ पार्टनरशिप करके ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2026 वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज रिपोर्ट रैंकिंग है ये। 270 से ज़्यादा ग्लोबल सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से अधिक है उन्हें एसेस किया गया है, और 3 पिलर्स पर उन्हें देखा गया है, लिवेबिलिटी, लवेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। सेकंड पोजीशन न्यूयॉर्क की है, फिर पेरिस है 3rd प्लेस पर, टोक्यो 4th पर है, मैड्रिड 5th पर है, सिंगापुर 6th पर है, रोम 7th पर है, फिर दुबई है 8th पर, और बर्लिन है 9th पर, बार्सिलोना है 10 पर। तो इसमें अगर हम देखें टॉप 10 में टोक्यो एंड सिंगापुर, ये एशियन कंट्रीज हैं जो टॉप 10 में जगह बना पाई हैं। बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, ये 29th पोजीशन पर है ग्लोबली, भारत में सबसे बेहतर, और वर्ल्ड में 29th। फिर मुंबई है जो फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की 40th पोजीशन पर, दिल्ली जो नेशनल कैपिटल 54th पर, फिर हैदराबाद है 82nd पोजीशन पर। Which shipyard designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft INS माहे? किस शिपयार्ड ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहे का निर्माण किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इंडियन नेवी ने INS माहे को कमीशन किया है, ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, और कहाँ पर कमीशन किया गया इसको? नवल डॉकयार्ड मुंबई में। इसे डिज़ाइन और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के द्वारा। तो इस तरह के 8 वेसल्स बनने हैं, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे क्लास के, उनमें से पहला है INS माहे। इसका नाम कहाँ से आया? माहे एक टाउन है पुडुचेरी में, मालाबार कोस्ट पर, और इसके क्रेस्ट में उरुमी है जो कि, और एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड है कलारीपयट्टू 2, बाकी स्टाइलिश ब्लू वेव्स दी गई हैं, मतलब इसका जो झंडा है उसमें मास्कोट भी है इसका चीता, मोटो है साइलेंट हंटर्स। व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर नेशनल लॉ डे हम कहें या संविधान दिवस कहें, 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इस दिन। 26 नवंबर 1949 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको अडॉप्ट किया था, और ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। पूर्ण स्वराज्य, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था 30 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, जब 284 मेंबर्स ने साइन किया, तब हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इफेक्टिव हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाए जाएंगे, 2015 में डिक्लेयर किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है, ठीक है। और तब अम्बेडकर जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी 2015 में जब डिसाइड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको बनाया जाएगा। पहले इसको लॉ डे के नाम से मनाते थे। नेशनल मिल्क डे ऑन नवंबर 26 मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राइट साइड में आप पहले ये देखिएगा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्हें फादर ऑफ द 552 रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं भारत में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, वर्गीस कुरियन के फर्स्ट चेयरमैन थे। एनडीडीबी ने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था 1970 में। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राष्ट्रीय गोकुल मिशन को ऑपरेट करी है 2014 से ही, इंडिजिनस कैटल एंड जो बफेलो ब्रीड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए।
मार्च 2025 में इस मिशन को रिवाइज किया गया है ना, और 1000 करोड़ रुपए और एडिशनल एलोकेट किया गया। टोटल एलोकेशन इसका 3400 करोड़ रुपए रही। द इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इप्सा लीडर्स मीटिंग टुक प्लेस ऑन द साइडलाइंस ऑफ विच समिट। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक किस शिखर सम्मेलन के दौरान हुई? राइट आंसर ऑप्शन है G20 समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है G20 समिट जोहानिसबर्ग की साइडलाइन में ही, मतलब इसी के दौरान मीटिंग को अटेंड किया गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामापोसा के द्वारा भी। इप्सा डायलॉग फोरम एक ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसे ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया 2003 में। इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। इप्सामार एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। Who has been named the tournament ambassador for the ICC Men's T20 World Cup 2026? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिन्होंने मेंस T20 वर्ल्ड कप जिनकी कप्तानी में भारत जीता 2024 में, उन्हें टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 2026 एडिशन के लिए, जो भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे मिलकर। जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 है 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में खेला जाएगा 8 वेन्यूज में। 5 तो इंडिया यानी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में, अहमदाबाद, और 3 श्रीलंका में। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो कहीं और देखा जाएगा फिर श्रीलंका में। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स हाईएस्ट ऑनर द डॉन अवार्ड? ऑस्ट्रेलियाई खेल को सर्वोच्च सम्मान, ऑस्ट्रेलियाई खेल का सर्वोच्च सम्मान डॉन पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑस्कर पिएस्ट्री। तो 9 टाइम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विनर ऑस्कर पिएस्ट्री, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट का हाईएस्ट ऑनर द डॉन अवार्ड जीता है। इसका नाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पर रखा गया है। और ऑस्कर जैक पिएस्ट्री ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर है, फॉर्मूला 1 में मैक्लैरेन के लिए compete करते हैं। What is India's position as the world's largest patent filer? विश्व में सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6th। देखिए, जो भारत है ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर है। 64,000 से ज़्यादा पेटेंट्स भारत ने फाइल किए हैं, जिसमें 55% रेजिडेंट इंडियन इनोवेटर के द्वारा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत 30th पोजीशन पर आ चुका है। विच टू पेमेंट प्लेयर्स रिसीव्ड RBI ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज फिजिकल पेमेंट एग्रीगेटर? किन दो भुगतान कंपनियों को भौतिक भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इन्फीबीम एवेन्यूज एंड पेयू। पेमेंट्स कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज एंड पेयू, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन प्राप्त हो गया है ताकि ये पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल के तौर पर कार्य कर सकें। अब ये कंपनीज ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगी, जैसे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। ठीक है, जो बैंक है, फिनटेक है, ये POS और साउंड बोर्ड डिवाइसेस रखती है ना, ताकि डिजिटल पेमेंट्स का पता चल सके फिजिकल स्टोर्स में। साथ ही ईज बस, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त हुआ है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकता है। हु रिसीव द प्रेस्टिजियस CII क्वालिटी रत्न अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वेणु श्रीनिवासन। चेयरमैन एमिरेटस ऑफ TVS मोटर कंपनी वेणु श्रीनिवासन, इन्हें CII क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया इस साल का। 33rd CII एक्सीलेंस समिट ये कोलकाता में हुआ। विच बैंक लॉन्च द SIB हर अकाउंट? किस बैंक ने SIB हर अकाउंट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। तो थ्रिसुर केरल बेस्ड साउथ इंडियन बैंक, जिसके MD एंड CEO PR शेषाद्री हैं, इस बैंक ने SIB हर अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट है महिलाओं के लिए। जिन महिला की एज 18 से 54 के बीच में है वो इसका अकाउंट के बेनिफिट ले सकती हैं। मंथली बैलेंस 50,000 रुपये का होना ही चाहिए इसमें। हाउ मेनी न्यू प्लेटफॉर्म्स वर एडेड टू द RBI अनऑथराइज्ड ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लिस्ट? RBI की अनधिकृत ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म की सूची में कितने नए प्लेटफॉर्म जोड़े गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो अनऑथराइज्ड ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट है उसे एक्सपेंड कर दिया है, 7 और नए नाम जोड़े हैं। इस तरह से जो अनऑथराइज्ड ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनकी संख्या 95 हो गई है। तो इसमें लेटेस्ट जोड़े हैं वो स्टारनेट FX, कैप्लेस, मिरर्स, फ्यूजन मार्केट्स, ट्राइब, NXG मार्केट्स एंड नोड FX। बाकी वही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999
के तहत ये परमिटेड नहीं है कंपनीज। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट पीएसएलवी? भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित पीएसएलवी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पीएसएलवी N1। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2026 में अपनी उड़ान भरेगा। L&T प्रिसीजन इंजीनियरिंग सिस्टम्स, जो कि एक ग्रुप है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मेंबर है, लार्ज एंटरप्राइज का मेंबर है, इन्होंने इसे तैयार किया है। ये फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है जिसका नाम है पीएसएलवी N1 और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-10 को स्पेस में लेकर जाएगा। व्हाट इज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज ऑफ वीक एंडिंग नवंबर 7, 2025? 7 नवंबर 2025 को समाप्त सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 687.73 बिलियन US डॉलर। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये डिक्लाइन हुआ है 2.699 बिलियन US डॉलर तक नवंबर 7 तक की डेटा की बात करें, और कितना हो चुका है टोटल 687.034 बिलियन US डॉलर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट डेटा है उसमें बताया गया है कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी आपको बता दें ऑल टाइम हाई है 704.89 बिलियन US डॉलर रहा था सितंबर 2024 तक, है ना। सितंबर 2024 की बात कर रहे हैं, यानी कि एक साल पहले की। तब 704.89 बिलियन हो चुका था, लेकिन अब कितना है इस साल? अगर हम बात करें 7 नवंबर तक की तो 687.034 बिलियन US डॉलर। विच बैंक अपॉइंटेड राघवेंद्र एस भट्ट एज इट्स MD एंड CEO? किस बैंक ने राघवेंद्र एस भट्ट को अपना MD और CEO नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने राघवेंद्र एस भट्ट इनको अपना मैनेजिंग डायरेक्टर CEO नियुक्त किया है 1 साल के लिए। और किसकी जगह लेंगे ये? श्री कृष्ण हरिहर शर्मा की जगह लेंगे ये। एक्सरसाइज सूर्य किरण इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, और जो ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है इसका 19th एडिशन है ये इस बार। आपको बता दें जो ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये भारत और नेपाल के बीच में है। भारत की ओर से असम रेजिमेंट के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं नेपाल की साइड से जो देवी दत्त रेजिमेंट है इसके ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Who has been nominated as the new executive chairperson of नालसा? नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जस्टिस विक्रम नाथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम नाथ इन्हें नया एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का। अगर हम कन्वेंशन की ओर से देखें, यानी कि एक जो प्रणाली बनती आई है या प्रथा जो बनती आई है उसके हिसाब से जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं। तो अब तक कौन थे? जो हमारे अब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, जब तक ये CJI नहीं बने थे तब तक ये थे, ठीक है। लेकिन अब ये CJI बन चुके हैं, तो इनके बाद अब जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो है जस्टिस विक्रम नाथ, इसलिए इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं इनके बाद अब नेक्स्ट CJI यही होंगे, जस्टिस विक्रम नाथ। हु वॉन द लास वेगास ग्रां प्री? लास वेगास ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रां प्री जीता है। इससे पहले US GP इन्होंने जीता था। मैक्स एमिलिया वर्स्टैपन ये पूरा नाम है इनका। डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। लैंडो नॉरिस ने ब्राजीलियन GP और मैक्सिकन GP हाल ही में जीते हैं। RBI and NPCI International Payments Limited have been engaging with Eurosystem to connect UPI with the target instant payment settlement TIPS। RBI और NPCI International Payments Limited ने UPI को टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट TIPS से जोड़ने के लिए किसके साथ चर्चा की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है यूरोसिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ इंगेज कर रहे हैं ताकि UPI को टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट TIPS के साथ कनेक्ट किया जा सके। TIPS क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, यूरो सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जैसे हमारा UPI है ऐसे यूरो सिस्टम में TIPS है, ठीक है। तो अगर एक बार जैसे ही जितनी ज़्यादा कंट्रीज इंगेज होती रहेंगी तो उस हिसाब से फिर हमारा जो UPI पेमेंट है वो उन यूरोपियन कंट्रीज में
जो है चालू हो जाएगा, वहां से पेमेंट हम कर सकेंगे यूपीआई के जरिए उन कंट्रीज में। नेम द वोल्केनो दैट रिसेंटली एरिप्टेड इन यूथोपिया। हाल ही में यूथोपिया में सक्रिय हुए ज्वालामुखी का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी है हाइली कुबी। तो कई टाइम से डोरमेंट पड़ा, असक्रिय पड़ा हाइली कुबी वोल्केनो पहली बार इरप्ट हुआ है लगभग 12,000 सालों में। और मैसिव एस इसने रेड सी की तरफ भेजा है। और हाइली कुबी एक शील्ड वोल्केनो है अफर रीजन यूथोपिया में है ना। यूथोपिया हमने यहाँ पर आंसर किया ना, यूथोपिया में पूछा गया ना, तो यूथोपिया में है ये हाइली कुबी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शील्ड वोल्केनो है। शील्ड वोल्केनो मतलब ग्राउंड पर एकदम शील्ड की तरह पड़ा हुआ दिखता है। इसका जो लावा आता है काफी लो प्रोफाइल होता है, हाईली फ्लूइड होता है, लो विस्कस होता है। लो विस्कस होगा तो यानी कि ज्यादा दूर तक फैलेगा। अगर ज्यादा विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा सा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। फ्रांस सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस signed a joint venture cooperation agreement with which firm to manufacture the highly agile modular munition extended range hammer precision guided air to ground weapons in India। फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज सटीक निर्देशित एयर टू ग्राउंड हथियार के निर्माण के लिए किस फर्म के साथ एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है बीएल बेल। तो भारत की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बीएल और फ्रांस की जो सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए ये भारत में हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हैमर प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन को मैन्युफैक्चर करेंगे। इन्हें ग्लाइड बॉम्ब भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी रेंज 70 किलोमीटर तक की होती है। और जो स्टैंडर्ड बॉम्ब्स होते हैं 250 केजी के, 500 केजी के, 1000 केजी के, वहां पर फिट आराम से इन्हें किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया। राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है जेएमआर एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। और जो सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया है ये सैफरन का एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस रिपेयर और होल फैसिलिटी है जो लीप इंजन के लिए बनाई गई है, लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन के लिए बनाई गई है। और 300 लीप इंजन यहाँ पर बनेंगे एनुअली हैदराबाद में जहाँ फैसिलिटी ओपन की गई है। विच कमीशन हैज ओपन अ सेपरेट कोर्ट रूम फॉर फास्टर हियरिंग्स। किस आयोग ने जल्द सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने एक सेपरेट कोर्ट रूम ओपन किया है ताकि फास्टर हियरिंग हो सके, जो केसेस है उनका टाइमली डिस्पोजल हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। महत्वपूर्ण इसलिए क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कंट्री, यानी कि पहली बार देश में इस तरह का एक सेपरेट कोर्ट रूम ओपन किया गया है किसी भी स्टेट के शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के द्वारा। मॉडर्न फैसिलिटीज है यहाँ पर। ठीक है, और जल्दी ऑनलाइन कोर्ट रूम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वर्चुअली भी कंप्लेंट सुनी जा सके। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट से संबंधित एक और न्यूज देख लीजिए। सरकार ने होली सिटी स्टेटस दिया है 5 में से 3 जो तख्त हैं, जिनमें अमृतसर वर्ल्ड सिटी है, तलवंडी साबू है और श्री अनंत साहिबपुर है। इन तीनों वेयर वॉज द सेकंड नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव हेल्ड। दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है आईटी बॉम्बे। तो सेकंड नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में आयोजित किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इसको आयोजित किया गया। 80 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 115 फैकल्टी मेंबर्स, 139 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, एक और सबमिट देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, इनके साथ मिलकर नई चेतना इनिशिएटिव फॉर चेंज की 4th एडिशन को इनोग्रेट किया है। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। वर्ल्ड GDP ग्रोथ हैज S&P प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल 26। वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए S&P ने GDP विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में
पॉजिटिव आउटलुक भारत की इकोनॉमिक ट्रांजेक्टरी के लिए दिया है। कहा है कि फाइनेंशियल 26 में 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है और फाइनेंशियल 27 में 6.7% की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। इंडियन इकोनॉमी 7.8% एक्सपेंड किया है अप्रैल से जून क्वार्टर में, ठीक है, फास्टेस्ट है ये पिछले 5 क्वार्टर्स में। What is the total financial outlay of the scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets? सिंटरेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7280 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को अप्रूव कर दिया है। फाइनेंशियल आउटले की 7280 करोड़ रुपए है और 7 साल टोटल इस स्कीम की जो वैलिडिटी है वो रहने वाली है। तो इसके जरिए 6000 मेट्रिक टन पर एनम इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाई जाएंगी भारत में। जो ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होती है, इन्हें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस एप्लीकेशंस यहाँ पर यूज किया जाता है। The Atal Center of Textile Recycling and Sustainability has been set up at Panipat under which institution? पानीपत में अटल वस्त्र पुनर्चक्रण एवं स्थायित्व केंद्र किस संस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल फॉर डिग्निफाइड रिसाइकलिंग ऑफ रिटायर्ड नेचुरल फ्लैक्स एंड हाई परफॉर्मेंस एरामिड फाइबर्स को इंट्रोड्यूस किया है। और जो अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी है, इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है पानीपत में आईआईटी दिल्ली के अंडर में। तो 2 कंपोनेंट है इसके, एक तो नेशनल फ्लैग रिसाइकलिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा है एरामिड फाइबर रिसाइकलिंग प्रोग्राम। तो जो फ्लैग्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको किस तरह से आगे डिस्पोज किया जा सके या फिर रिसाइकिल किया जा सके उससे संबंधित है। फॉर एंटिटीज विद टर्नओवर अप टू 20,000 crore rupees, what is the threshold for a transaction to be considered material? 20,000 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली संस्थाओं के लिए किसी लेनदेन को महत्वपूर्ण माने जाने की सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने थ्रेशोल्ड बेस्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ताकि मैटेरियलिटी डिटरमाइन की जा सके किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की उनके एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। मैटेरियलिटी का मतलब क्या है? देखिए, आपने इतने ट्रांजेक्शन किया है कि वो आपको अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी जरूरी है उस ट्रांजेक्शन के लिए। मतलब अमाउंट इतनी बड़ी है कि आपको अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी जरूरी है, आपको रिपोर्ट करना जरूरी है कि इतना ट्रांजेक्शन हमने किया है। जो भी रिलेटेड एंटिटीज है उनको बताना जरूरी है, उसको बोलते हैं मैटेरियलिटी। तो जितनी बड़ी कंपनी की जितना टर्नओवर होगा उतना ही अधिक उसकी जो लिमिट है वो रखी गई है। तो सेबी ने कहा है कि जैसे 20,000 करोड़ रुपए का किसी का टर्नओवर है, ठीक है, तो अगर टर्नओवर का 10% उसका ट्रांजैक्शन करता है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का है कोई टर्नओवर किसी कंपनी का, तो 10% कितना हो गया? 1,000 करोड़, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा अगर 1,000 करोड़ रुपए का उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अपना जो शेयर होल्डर्स है उनको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर टर्नओवर 20,001 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए के, तब तो ये थ्रेशोल्ड 2,000 करोड़ रुपए प्लस 5% ऑफ टर्नओवर होगा, एक्सीडिंग ₹20,000 करोड़। ऐसे ही अगर 40,000 करोड़ से ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड 3,000 करोड़ रुपए प्लस 2.5% ऑफ टर्नओवर एक्सीडिंग दैट 40,000 करोड़ और ₹5,000 करोड़, जो भी लोअर है वो होगा। Where was Siddhi 2.0 Scientific Innovation in Drug Development, Healthcare and Integration launched? सिद्धि 2.0 औषधि विकास, स्वास्थ्य देखभाल और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार कहाँ लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विजयवाड़ा। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने सेकंड एडिशन लॉन्च किया है अपने सिद्धि 2.0 का, यानी कि साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट हेल्थ केयर इंटीग्रेशन का, विजयवाड़ा में। किसके साथ मिलकर? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या विजयवाड़ा जोन के साथ मिलकर। तो प्रगति 2024 फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री मिस्टर हादी जबीर प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? किस देश की राजदूत हादी जबीर ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है लेबनान। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 कंट्रीज की जो एनवॉयज हैं, ठीक है, उनका परिचय पत्र प्राप्त किया है। लेबनान, मॉरिशस, सेनेगल, सऊदी अरब और घाना। तो ये उनके नाम है। जैसे हादी जबीर हमारे क्वेश्चन में था, तो एम्बेसडर है लेबनान के जो भारत में है। इसी तरह से सलाबाई बापू हाई कमिश्नर है मॉरिशस की भारत में। इनके नाम आप देख सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, इसलिए ये कराया गया क्वेश्चन।
वेयर वॉज द फोर्थ बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्ड? समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की फोर्थ मीटिंग होस्ट की है न्यू दिल्ली में। और बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 5 साउथ एशियन कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड इसका मेंबर है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका परमानेंट सेक्रेटरी ढाका बांग्लादेश में है। Which two entities collaborated with LTI Mindtree to launch the AI Film Festival and Cinema AI Hackathon? AI फिल्म फेस्टिवल और सिनेमा AI हैकाथन को लॉन्च करने के लिए किन दो संस्थाओं ने LTI Mindtree के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है वेव्स फिल्म बाजार एंड IFFI। तो वेव्स फिल्म बाजार और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने LTI Mindtree के साथ मिलकर फर्स्ट एवर AI फिल्म फेस्टिवल एंड सिनेमा AI हैकाथन को लॉन्च किया है। ठीक है, जो 56th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हो रहा है वहां पर 1952 में शुरुआत हुई थी IFFI की। साउथ एशिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है सिनेमा का। इसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इंडिया की फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है IIT बॉम्बे में। और जो कॉस्ट होती है क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स की उसको लगभग 1/10 जो करंट एक्सपेंसेस है उसका 1/10 तक ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और साथ ही इन्होंने 4 स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज को स्टैब्लिश करने की भी घोषणा की है 720 करोड़ रुपए की लागत से। IIT बॉम्बे में, IIT बेंगलुरु में, IIT कानपुर में, IIT दिल्ली में, और इनको सेटअप किया जाएगा नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। साथ ही इन्हें QMAGPI इससे भी रूबरू कराया गया जो कि कंट्री का फर्स्ट पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर है और अल्ट्रा लो मैग्नेटिक फील्ड्स को ये नैनो टेस्ला स्केल पर डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जिसे बिल्ड किया IIT बॉम्बे की PQuest ग्रुप में, इसको भी इन्होंने परीक्षण किया इसका। अच्छा, एक और इस तरह संबंधित जो है फैक्ट है IIT से संबंधित है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल ने अंडर वाटर वेल्डिंग, ऑफशोर रिपेयर एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी में। What was India's position in the overall medals table at the 2025 Summer Deaflympics Tokyo? 2025 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स टोक्यो में समग्र पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6th। तो 2025 समर डेफलिम्पिक्स जिसे 25th समर डेफलिम्पिक आप कह सकते हैं, 25वां एडिशन था ये, टोक्यो जापान में हुआ है। भारत ने 20 मेडल जीते हैं जिसमें 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। इनमें से शूटर्स ने 16 मेडल जीते हैं 20 में से। यूक्रेन ने इस डेफलिम्पिक्स 2025 मेडल्स टैली को टॉप किया है। भारत 6ठे पायदान पर रहा, USA दूसरे पर, जापान तीसरे पर। राइट साइड में आप टेबल भी देख सकते हैं टॉप 10 की। ठीक है, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा सैंक्शन किया गया है डेफलिम्पिक दौर को, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 साल में एक बार होता है इवेंट। Which state emerged as a top performer in the construction of water conservation structures under जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स? जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के तहत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल इन्होंने फर्स्ट एवर जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स को अनाउंस किया है और तेलंगाना इसमें टॉप परफॉर्मर है। अगर हम स्टेट्स हैं UTs की बात करें वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के मामले में, और ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। तो तेलंगाना ने जो है 5.2 लाख वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं जल संचय जन भागीदारी 1.0 इनिशिएटिव के तहत। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है, फिर राजस्थान है। जो ये जल संचय जन भागीदारी है इसको 2024 में लॉन्च किया था पिछले साल सूरत गुजरात में, और कम्युनिटी लेड वाटर स्टीवर्डशिप को प्रमोट करने से संबंधित है। ये स्टेट्स को टास्क दिया गया है कि वो मिनिमम 10,000 आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को बनाएं
वहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया कि एटलीस्ट 10,000 और अर्बन लोकल बॉडीज को 2,000 इस तरह के वाटर बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाए हुए आर्टिफिशियल। उत्तर प्रदेश नदर्न जोन को डोमिनेट कर रहा है। मिर्जापुर ने जो है 35,509 इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें ईस्टर्न जोन की तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, बलोद पहले नंबर पर है अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें। सदर्न जोन में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट फिर से पहले नंबर पर रहा है। आदिलाबाद ने टॉप किया इस लिस्ट को। रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नेशनल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिस्ट को टॉप किया है। 33,082 कंप्लीटेड वर्क इन्होंने किए हैं। और टॉप 50 नॉन म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो गुना म्यूनिसिपैलिटी जो कि मध्य प्रदेश में, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाटर मिशन और एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन रही है। जलतारा सेव ग्राउंड वाटर टॉप दी एनजीओ कैटेगरी में जो ये जलतारा सेव ग्राउंड वाटर है इसने टॉप किया है। टोटल 100 अवार्ड्स दिए गए हैं। विच एजेंसीज जोइंटली कंडक्टेड ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस का संचालन किस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है एनसीबी एंड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। 4 महीने लंबे तक चला क्रिस्टल फोर्ट्रेस, एक तरह का आप कह सकते हैं ऑपरेशन था। ठीक है, यह है मेथाम्फेटामाइन जिसकी तस्करी करते हैं उनको पकड़ा गया है दिल्ली में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो नाम क्यों है इसका क्रिस्टल फोर्ट्रेस? क्रिस्टल किससे लिया गया है? मेटाम्फेटामाइन से। और फोर्ट्रेस किससे लिया गया है? एक कोई जैसे सिक्योर्ड एरिया होता है जहाँ पर किसी चीज़ को छिपाया गया हो। ठीक है, और जो ये मेथाम्फेटामाइन है इसको आइस ड्रग भी बोलते हैं। जो रेव पार्टीज होती है ना नशे वगैरह की, वहाँ पर यूज किया जाता है इसको, काफ़ी डिमांड रहती है। विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड द न्यू जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म एट COP13 बेलम ब्राजील, ब्राजील के बेलम में COP30 में किस संगठन ने नया न्यायोचित संक्रमण तंत्र अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। द 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 बेलम ब्राजील में, ये आप सभी जानते हैं। और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने यहाँ पर एक जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को अपनाया है जिसे बेलम ऑक्शन मैकेनिज्म भी बोला जा रहा है। ठीक है, और एक जो जस्ट ट्रांजिशन इसका मतलब क्या है? ग्रीन लो कार्बन इकोनॉमी की ओर शिफ्ट करना जो कि फेयर हो, इक्विटेबल और इंक्लूसिव हो। ठीक है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी सहायता करने, उन पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े क्लाइमेट चेंज को लेकर। द कोर प्रिंसिपल इज टू लीव नो वन बिहाइंड व्हाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, इसको फॉर्मली तो COP27 में इस्टेब्लिश किया गया था शर्म शेख में, और फिर नेगोशिएशन चले इसमें COP28 दुबई में। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ये भी पूछ लेते हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत गोल सेटअप किए गए हैं, वही क्लाइमेट चेंज संबंधित। वेयर वॉज द भारतीय कला महोत्सव इनॉग्रेट, भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने सेकंड एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव को इनॉग्रेट किया है राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद में। ठीक है, और 9 दिन तक चला ये राष्ट्रपति निलायम में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव की जो कल्चर हेरिटेज है उसको दिखाया गया है। व्हाट वाज द हाउस प्राइस इंडेक्स वैल्यू इन क्वार्टर सेकंड 2025-26? 2025-26 की दूसरी तिमाही में हाउस प्राइस इंडेक्स का मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी 112.7। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउस प्राइस इंडेक्स को कंपाइल किया है, क्वार्टरली बेसिस पर कंपाइल करता है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा है उसको रिसीव करता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से। तो इस बार जो 2025-26 का सेकंड क्वार्टर है उसके लिए हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। बेस ईयर 2022-23 है, 18 मेजर सिटीज का डेटा ही लिया जाता है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स डिक्लाइन हुआ है, 113.4 से घटकर 112.7 हुआ है सेकंड क्वार्टर में, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, क्योंकि 4 मेजर सिटीज में जो इंडेक्स है घटा है, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ एंड हैदराबाद में। ऑल इंडिया HPI की बात करें तो एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 2.2% हो गई है ना। और जैसे नागपुर है, गाजियाबाद है, चंडीगढ़ है, इनकी वजह से बढ़ा है ये HPI। ऑन क्वार्टर, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो डिक्लाइन देखने मिला है 0.6% का। 18 सिटीज जो इसमें शामिल हैं वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, पुणे, गाजियाबाद, थाने, गौतम बुद्ध नगर, चंडीगढ़ एंड नागपुर है।
व्हेन इज ऑडिट दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में लेखा परीक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 16। तो ऑडिट दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया का फर्स्ट ऑडिटर जनरल इस दिन अपना पद संभाला था 1860 में। सर एडवर्ड ड्रूमंड ये फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे भारत के। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसे गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। फिफ्थ ऑडिट दिवस 2025 में 16 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम रहा लीडिंग चेंज एंड रीअफर्मिंग वैल्यूज, ट्रस्ट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। A presidential reference to the Supreme Court is made under which article of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर्टिकल 143। तो एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया है। जो प्रेसिडेंट ने इनसे ओपिनियन मांगा था उससे संबंधित ये 16th इस तरह का ओपिनियन है जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है जब से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। तो एक जजमेंट हाल ही में आया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में। तो उसमें कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था और टाइमलाइन जारी की थी। गवर्नर प्रेसिडेंट को कोई बिल है तो उस पर एक्ट करना ही होगा एक समय सीमा के तहत, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं उस पर। तो एससी ने कहा है कि टाइमलाइन आप सेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टाइमलाइन सेट नहीं की जा सकती गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए है। लेकिन गवर्नर या प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं कि वो काफ़ी टाइम तक इस पर बैठे हो, तब वो हम हमारे द्वारा फिर स्क्रूटनी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, स्टेट्स जो है कोर्ट में जा सकते हैं अगर ज़्यादा ही डिले हो जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, इफ द गवर्नर सिट्स ऑन द बिल फॉर एवर इट वुड इनवाइट लिमिटेड जुडिशरी स्क्रूटनी, दो कोर्ट्स कैन नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द एक्शन। हु हैज बिकम द यंगेस्ट ग्राम प्रधान इंडिया? 22 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा ग्राम प्रधान कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, साक्षी रावत। कोई विलेज है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, तो यहाँ पर नई ग्राम प्रधान बनी है, 22 साल की है, केवल बीटेक ग्रेजुएट है उत्तराखंड से, और ये यंगेस्ट ग्राम प्रधान है इस एज में भारत की। तो 21 या इससे ऊपर के जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत अभी जानते हैं कि जो इसमें डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। लोवेस्ट ईयर होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का भारत में। हु वॉन द चेस वर्ल्ड कप 2025 इन गोवा? गोवा में शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज़ेवोकिर सिंद्राउ। चेस वर्ल्ड कप 2025 इसमें 206 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये गोवा में हुआ, 11वां एडिशन था चेस वर्ल्ड कप का जो इस बार हुआ है 2025 में। और उज्बेकिस्तान के चेस ग्रैंड मास्टर ज़ेवोकिर सिंद्राउ इन्होंने टूर्नामेंट जीता है। साथ ही ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं अब तक के जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, चेस वर्ल्ड कप जीता है। इनकी एज केवल 19 साल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोवेट द स्काई रूट्स इन्फिनिटी कैंपस इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद में इनोग्रेट किया है, हैदराबाद तेलंगाना में। साथ ही इन्होंने स्काई रूट का फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1, ठीक है, इसका भी अनावरण किया है। इसकी कैपेबिलिटी है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इंडियन स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट का जो इन्फिनिटी कैंपस है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। 2 लाख स्क्वायर फीट का वर्क स्पेस है इसमें। ठीक है, जो मल्टीपल लॉन्च व्हीकल्स उनको डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब 1 ऑर्बिटल रॉकेट एवरी मंथ की कैपेसिटी है यहाँ की। स्काई रूट की स्थापना पवन चंदाना और भारत डाका द्वारा की गई थी। ठीक है, और 2022 में स्काई रूट ने विक्रम-S लॉन्च किया था जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट था, मतलब इंडियन प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट था। Who will assume the role of chairperson of International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA, for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका कौन संभालेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ज्ञानेश कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ये चेयरपर्सन बनेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, 35 नेशन की ये बॉडी है, इसके चेयरपर्सन बनेंगे 2026 में, और दिसंबर 3 को ये टेक ओवर करेंगे जब इसकी मीटिंग होगी स्टॉकहोम स्वीडन में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल IDEA की एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया 35 कंट्रीज इसके मेंबर है। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ऑब्जर्वर्स है।
विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद आईआईटी रुड़की टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? किस संगठन ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है सी डॉट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसने एमओयू साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ। तो इसके तहत जो सी डॉट है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रही है आईआईटी रुड़की में, इंडिजिनियस रिसर्च, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उनसे संबंधित। एक और एमओयू देखेंगे, डिफेंस हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डीएचटीआई, इसने एमओयू साइन किया है नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस नागपुर और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा के साथ। वेयर वॉज द शिप बिल्डिंग इंडिजनाइजेशन एंड आईटी कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और आईटी सम्मेलन का आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है मदिकेरी कर्नाटका। इंडियन कोस्ट गार्ड ने शिप बिल्डिंग इंडिजनाइजेशन एंड आईटी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है मदिकेरी कर्नाटक में। इस दौरान एमओयू भी साइन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड डिफेंस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन के इंक्यूबेशन सेंटर के बीच में। एक और इसी तरह का देख लेते हैं, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025, ये मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी इस मौके पर मौजूद रही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी यहाँ पर संबोधित किया। इंडियन आर्मी द्वारा सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया। विच पेविलियन वॉन द गोल्ड प्राइज इन द पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी एट IITF 2025? IITF 2025 में पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन श्रेणी में किस पवेलियन ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जीएसटी एंड कस्टम्स पवेलियन। जीएसटी एंड कस्टम्स पवेलियन ने गोल्ड प्राइज जीता है पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी में IITF 2025 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, इन्होंने सक्सेसफुली जीएसटी एंड कस्टम्स पवेलियन को शोकेस किया है यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में न्यू दिल्ली में। थीम रहा नेक्स्ट जेन जीएसटी, सरल कर खुशहाल राष्ट्र। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ द नज कैंपेन? किस संगठन ने नज अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है CBDT। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सेकंड एडिशन लॉन्च किया है नज कैंपेन का, जहां ये ईमेल्स और मैसेजेस भेज रहा है टैक्स पेयर्स को, ठीक है, टू रिवाइज देयर रिटर्न्स एज इट हैज फाउंड सेवरल केसेस वेयर टैक्स पेयर हैव फॉरेन एसेट्स दैट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड। कई ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके पास फॉरेन एसेट्स हैं पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं। फर्स्ट एडिशन इस नज कैंपेन का, नज मतलब नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल, नवंबर 2024 में लॉन्च किया था और काफी रिटर्न यहाँ पर एजेंसी को देखने को मिला। These identified taxpayers will be sent SMS and emails from November 20 onwards, advising them to review and revise their returns on or before December 31st, 2025, so as to avoid personal consequences. Where was the 37,000-year-old bamboo fossil discovered recently? हाल ही में 37,000 वर्ष पुराना बांस का जीवाश्म कहाँ खोजा गया? राइट आंसर ऑप्शन है मणिपुर इम्फाल वैली। तो साइंटिस्ट ने 37,000 साल पुराना बैम्बू फॉसिल अनकवर्ड किया है मणिपुर के इम्फाल वैली में, और ये जो आइस एज के सीक्रेट्स हैं उनको बता सकता है। चिरांग रिवर के पास ही इसके डिपॉजिट्स पाए गए हैं, काफ़ी रेयर है क्योंकि जो बैम्बू फॉसिल्स हैं वो काफ़ी वो मिलते नहीं है ना, इतने पुराने काफ़ी मुश्किल होता है। तो इससे पता चलता है कि बैम्बू का सर्वाइवल रहा है आइस एज के टाइम पर भी। विच मिनिस्ट्री विल इम्प्लीमेंट द टैक्स रैम्स स्कीम? कौन सा मंत्रालय टैक्स रैम्स योजना को लागू करेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन भी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स यानी कि टैक्स रैम्प स्कीम को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। इस स्कीम का टोटल बजट 305 करोड़ रुपए का है। 2025-26 से 2030-31 तक की इसकी समय अवधि है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और फुली फंडेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा। When is the day of remembrance for all victims of chemical warfare observed? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नवंबर 30। तो डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ये 30 नवंबर को मनाया जाता है, और जो भी केमिकल वॉरफेयर के विक्टिम्स रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान काफ़ी केमिकल वेपन्स यूज किए गए, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है ताकि केमिकल वेपन्स एलिमिनेट हो सकें। 1993 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, जो 29 अप्रैल 1997 को इफेक्टिव हुआ। और जो ये OPCW है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ
केमिकल वेपन्स, ये इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।